अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स आज मैं दश्ते इश्क की सेकंड एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। वैसे भी कभी कभी इतने रूड हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, बिला वजह की पाबंदियाँ लगा देते हैं। आप चाहती हैं मैं उनकी कैद में बंद होकर रह जाऊँ मामा? मुझे उड़ना है, मुझे खुलकर जीना है। मैं पाबंदियों में सांस नहीं ले सकूँगी, प्लीज़ नहीं करें ऐसा। उसने इल्तिजा की थी। तो आप अपनी अनाबी की, अपनी मामा की, ताया, अबू, खाला जानी किसी की ख्वाहिश नहीं पूरी करेंगी। फजर सुबह तक का टाइम है आपके पास, इसके बाद आपका हर फैसला हमें कबूल होगा। मगर ये याद रखना बेटा, ख्वाहिशों का हसूल अपनों की खुशी से बढ़कर नहीं होता। वो उसको प्यार से समझाते हुए उसकी पेशानी चूम कर चली गई। मामा, उसने बेबसी से उन्हें पुकारा, मगर वह जा चुकी थी। उसकी माँ के कहे हुए लफ्ज़ उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने दोनों हाथ कानों पर रखकर शोर को अपने अंदर उतारा था। वो रोते हुए हंस रही थी। देखें मामा, देख रही हैं ना आप, आपका अज़लान कितने अच्छे से मेरी हिफाजत कर रहा है, मुझे खुश रख रहा है। आप खुश हैं ना मामा? मुझे दर्द हो रहा है मामा, मुझे सांस लेने में दर्द हो रहा है मामा। वो अजियत के आखिरी हाथ पर थी, वो रो रही थी। मामा बाबा को भी दर्द हो रहा है, उन्हें भी तकलीफ़ हो रही है। वो मुझसे कोई बात नहीं करते, बस मेरी बातें सुनकर मुस्कुराते हैं या रोते हैं। आपको और बाबा को तकलीफ़ दी उसके पापा ने, और मुझे तकलीफ़ वो दे रहा है। लेकिन नहीं, अब और नहीं। फजर इब्राहिम शाह अपने हर आंसू का बदला लेगी, अपनी मामा की बेहरमती का बदला लेगी, उनकी अजियतनाक मौत का बदला लेगी, और अपने बाबा के दिन रात की हर तकलीफ़ का बदला लेगी। हाँ, अज़लान हैदर शाह, अपने बाप के लिए किए गए गुनाहों का कफ़ारा तुम अदा करोगे, वो भी सूद समेत। तुम्हारे इतने से जुनून से मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती, नहीं पड़ सकती। उसने बेदर्दी से हथेलियों की पुश्त से आंसू रगड़े थे। भागते हुए वॉशरूम गई, शावर ऑन करके नीचे खड़ी हुई। ठंडे पानी की बूंदें जैसे जैसे सर पर पड़ती हुई जिस्म गीला हो रहा था और उसको सुकून मिल रहा था। आंखें खोले किसी गैर मरी नुक्ते पर गौर करते उसने शिद्दत से आंखें बंद की। काश बाबा आप ठीक होते, मेरी कमज़ोरी नहीं मेरी ताकत होते, फिर हम दोनों बदला लेते अज़लान से उसके बाप के गुनाहों का। काश बाबा। उसके गले में आंसू टक रहे थे। अनाबी नहीं मानती उनका बेटा कसूरवार है। वो कहती हैं उनके बेटे को फंसाया गया था, ट्रैप किया गया था। मगर पापा, उस टाइम मामा के पास ताया अब्बू ही थे, आपने खुद देखा था। ये बाबा जल्दी ठीक हो जाए ना आप, प्लीज़। वो टूट चुकी थी, आंसू में मज़ीद शिद्दत आ गई थी। कोई भी तो अपना नहीं था उसके पास वाया। नाबी के आंसू तो बह रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फजर की अज़ान की आवाज़ पर उसने अपनी टूटी फूटी हिम्मत इकट्ठी करके लिबास तब्दील करके वज़ू किया और रोते हुए फजर अदा की। उस सारे अमल में एक बार भी उसकी आंखें खुश्क नहीं हुई थी। दुआ के लिए हाथ उठाते वो फिर टूट चुकी थी। कितनी देर वो डबडबाती निगाहों से अपनी हथेलियों पर खींची उड़ी तिरछी लकीरों को देख रही थी। मैं क्या मांगूँ आपसे? मेरा सब कुछ तो आप ले चुके हैं। मामा थी, वो भी ले ली, बाबा को भी नहीं ठीक कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो उनके साथ ही उस रात चले गए थे, बस उनका जिस्म बाकी है यहाँ। 5 साल से वो कोमा में हैं। आप जानते हैं कितनी तकलीफ़ होती है मुझे रोज़ उनको ऐसी हालत में देखकर। वो हिचकियों से रो रही थी, सारे गिले शिकवे टूटते लफ्ज़ों से अदा कर रही थी। नहीं होना अब मैं आपकी अच्छी वाली दोस्त, बुरी होना, गंदी होना, इसलिए तो आपने सब कुछ छीन लिया मुझसे। मोहब्बत बख्शी थी, शोहर के रूप में चाहने लगी थी, उसमें नहीं। मैं तो अभी भी ज़िंदगी है वो मेरी, उसे भी छीन लिया मुझसे। आंसू का फंदा अटका था उसके गले में। उसे कहना मुकम्मल कुछ नहीं होता, मिलन भी ना मुकम्मल है, जुदाई भी अधूरी है, यहाँ एक मौत पूरी है। उसे कहना उदासी जब रगों में खून की मानद उतरती है, बहुत नुकसान करती है। उसे कहना बसात इश्क पर जब मात होती है, दुखों के शहर में जब रात होती है, मुकम्मल बस खुदा की ज़ात होती है। क्या लिखा है मेरे नसीब में? आपको मुझ पर तरस नहीं आता? आप मेरी तड़प नहीं देख सकते? क्या कमी है मेरी तड़प में? मेरी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? वो हिचकियों से रो रही थी। मैंने कहा था आपसे उसे यहाँ ना भेजें, मेरी ज़िंदगी में वापस न लाएं, मुझे उसके सामने न लाएं, मगर फिर भी वही सब कुछ हुआ और इस तरह से इतने जुनून और शिद्दत से मेरे सामने आया है। इतनी शिद्दत थी फजर के रोने में कि उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। मेरा दिल बंद हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है सांस नहीं आ रहा। मुझे उसकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं होती, मुझे उससे मोहब्बत नहीं करनी, मुझे उसके पास नहीं जाना, मुझे उससे दूर रहना है। और तेज़ और टूटी फूटी सांसों से लफ्ज़ अदा कर रही थी, मैं मरना चाहती हूँ, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती। मैं मरना चाहती हूँ, मैं ज़िंदा भी रहना चाहती हूँ। आप समझ सकते हैं ना मेरी हालत। अपनी मांगी हुई दुआओं पर यकीन रखा करो, वो रहमान है, दुआएं रद्द नहीं करता। उसकी मामा की कही की बात उसे याद आई। टूटे फूटे लड़खड़ाते लफ्ज़ अदा करते हुए वो वहीं गिर गई थी और बेहोश हो गई थी। जी मामा, आपने बुलाया था? हाँ हैदरी, यहाँ आकर बैठो मेरे पास। उन्होंने उसे बुला लिया। जी माँ बोले। उसने पास आकर अकीदत से उनका हाथ अपने हाथ में लिया। बेटा निदिका
मास्टर्स कंप्लीट हो गया है, मैं चाहती हूँ उसकी शादी कर दी जाए अब। जी मामा, कोई रिश्ता देखा आपने? उसने पूछा। हाँ देखा तो है, पर क्या मामा? निधि को कोई इतराज़ है आपके फैसले पर? उसने माँ की बात को पूरी होने से पहले सवाल किया। नहीं बेटा, उससे तो बात ही नहीं की मैंने, अभी तो तुमसे बात कर रही हूँ, उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जी मामा सुन रहा हूँ बेटा, तुम्हारे चाचू पापा और चचे का जब प्लान क्रैश एक्सीडेंट हुआ, निधि 8 साल किशमिश 6 साल की थी। तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि मैं गई नहीं, और खुदा को शायद कुछ और मंजूर था जो उसने तुम लोगों के लिए मुझे बचा कर रखा, वरना मेरे सोच कर भी रोंगटे खड़े होते हैं कि कैसे तुम लोग रहते हमारे बगैर। उनकी आंखें नम हुई थी। मामा जो गुजर गया उसको याद करके खुद को तकलीफ़ क्यों दे रही हैं? उसने माँ को साथ लगाया। मैं चाहती हूँ बेटा मेरी दोनों बेटियाँ इसी घर में मेरे पास रहें, तुम प्लीज़ निधि से शादी कर लो। अपनी बात कहकर उसके चेहरे के तासरात दिखने लगी थी। व्हाट मामा? वो उनकी बात सुनकर उछल कर खड़ा हुआ। आई मीन व्हाट आर यू सेइंग मॉम? प्लीज़ स्टॉप इट मॉम। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो हैरान था, काफ़ी ज़्यादा हैरान। वो दोनों बहनें हैं मेरी, इससे आगे ना मुझे कुछ सोचना है और ना समझना है बेटा। सगी बहनें नहीं हैं वो, सोचने में हर्ज तो नहीं है, और फिर मेरी ख्वाहिश भी है। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। माँ आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर, मगर ये नहीं। मैंने हमेशा किशमिश और निधि को बड़े भाइयों की तरह ट्रीट किया है, और अब ये सब कुछ आप नो मामा, मुझे सोचते भी गुन आ रही है। नेवर। उसने बेबसी से कहा। क्या कमी है उसमें? पढ़ी लिखी नहीं, खूबसूरत नहीं, मगरूर है। सोसाइटी में मुँह करना नहीं जानती। उन्होंने बड़ी आवाज़ में कहा। मामा मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। वो बेबसी के इंतहा पर था। तो क्या तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो? उन्होंने उसके चेहरे से कुछ खोजना चाहा। नहीं मामा ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपने हक में सफाई दी। तो फिर क्या तकलीफ़ है? वो चिल्लाई थी, सब्र की हद ख़त्म हो रही थी। तकलीफ़ ये है कि अपने हमेशा एक ही बात कान में डाली कि छोटी बहनें हैं तुम्हारी, और अब वो फिर से बेबस हुआ, और अब मैं ये बात तुम्हारे कान में डाल रही हूँ कि उससे निकाह करो। उन्होंने ख़त्मी लहजे में कहा। मामा निधि नहीं, इसके अलावा जहाँ कहेंगे, जो कहेंगे, जैसा कहेंगी वैसा होगा। उसने भी हतमी लहजे में कहा। मैं भी तुम्हें अच्छे से एक बात बता दूं कि निधि के अलावा मेरी बहू बनने के लायक नहीं है कोई। ये बात जितनी अच्छी तरह तुम समझ लोगे बेहतर होगा तुम्हारे लिए। उसे वार्न करती कमरे से वॉकआउट कर गई थी। उसने गुस्से से अपने दोनों हाथों से अपने बालों को चिकड़ा था। तुझ में ज़रा शर्म नहीं है? इतनी है मीटिंग छुड़वाई तूने, मेरी बेइज्जत बेगैरत इंसान, और एयरपोर्ट के धक्के अलग खाए। अली गुस्से से फंकारा था। पता है कितनी अहम मीटिंग थी तेरी? हादी से ज़्यादा अहम इस दुनिया में तेरे लिए कुछ नहीं हो सकता मेरी जानो। उसने कहते हुए अली की तरफ फ्लाइंग किस उछाली थी। ये जो तेरी लोफरी है ना, उसे संभाल कर रखा कर। अच्छा ना जानो, चलो सलाह कर लेते हैं। उसने अपने हाथ के पुष्ट से उसके गाल टच किए। कमीने इंसान, तूने नहीं बाज आना? खुसरो के साथ मीटिंग करके आया है क्या? अली ने उसके हाथ को झटका था। अब अगर तूने सीधी तरह ना बताया कि कहाँ जाना है, तो तुझे मैं सीधा मेंटल हॉस्पिटल भर्ती करवाऊँगा। पक्का वहाँ भी जाऊँगा मेरी जानो, जहाँ कहेगी वहाँ जाऊँगा जानो। आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर। उसने खुद को थोड़ा सा झुका कर कहा। उतर नीचे। फ़ौरन गाड़ी झटके से रोकी थी उसने। पक्का उतर जाऊँ? उसने उसके बाजू पर दाएं हाथ की पहली और दूसरी उंगलियों को चलाते हुए कहा। हादी वो गुस्से से चिल्लाया। आहिस्ता, मैं पास ही हूँ। उसने शर्माने की एक्टिंग की। इज़लान तेरा इलाज उसी के पास है। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। आए हाय, मतलब तुम मुझे अपनी सौतन से मिलाने लेकर जा रहे हो? तुम दोनों को साथ देकर दिल में ठंडक पड़ जानी है। उसने दिल पर हाथ रखा। तेरे जैसा लोफर, ठोरकी और कुत्ता इंसान आज तक नहीं देखा मैंने। ज़रा नवाजी है आपके। उसने सर तस्लीम खम किया। इससे पहले कि वो मज़ीद बकवास करता, अली ने म्यूज़िक ऑन कर दिया। अनाबी फजर बीबी की पीए आई है, वो मिलना चाहती हैं आपसे। असो खाला ने उन्हें इतला दी थी। वो शाह हाउस की काबिल एतमाद हदमाओं में से एक थी। हाँ असवा बेटा बैठो, मैं आती हूँ। जी अनाबी। वो अपने कंधों पर शाल डालती डाइनिंग रूम की जानिब बढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम अनाबी। वो उन्हें देखकर खड़ी हुई थी। वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। उन्होंने उसे प्यार दिया। वो अनाबी मैम कॉल रिसीव नहीं कर रही हैं, और आज फ़ान इंडस्ट्रीज़ और हैदर इंडस्ट्रीज़ और शाह इंडस्ट्रीज़ के तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। अगर मीटिंग इंपॉर्टेंट ना होती तो मैं कभी उसे डिस्टर्ब ना करती। मैम को उनका जाना ज़रूरी है। उसने अपनी मुश्किल बताई थी। कितने बजे है मीटिंग? 2 बजे। ओके मैम, मैं पहुँच जाऊँगी। मगर अनाबी मैं संभाल लूँगी बेटा। फजर की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे
पॉइंट्स भेज दो और फाइल्स भी, अभी 3 घंटे हैं, मैं स्टडी कर लूँगी। जी अनाबी। वो हमें बढ़ती हुई जाने के लिए उठी थी और अनाबी ने अपना रुख फजर के कमरे की तरफ किया था। अस्वा कीज़ लेकर आओ फजर के रूम की, उन्होंने उधर से ही आवाज़ लगाई। ये लें अनाबी। उन्होंने चाबी पकड़ाई। ठीक है तुम जाओ, ज़रूरत पड़ी तो बुला लूँगी, उन्होंने रूम का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जी। वो वापस के लिए मुड़ी। जैसे ही दरवाज़ा खुला कमरे की हर चीज़ उलट पुलट टूटी फूटी हालत में पड़ी हुई थी। फजर को जय नमाज पे अड़ी तिरछी हालत में गिरे देखकर उनके दिल को कुछ हुआ था। आगे बढ़कर उसके पास बैठकर उन्होंने उसका सर गोद में रखा था और उसे आवाज़ें दी। उसने किसी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। उसका जिस्म कांप रहा था, रंग पीला हो रहा था और नब्ज़ बहुत कमज़ोर चल रही थी। मैं जान से मार दूँगी अज़ी तुम्हें, आई हेट यू ज़ी। वो नींद बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही थी। उन्होंने बेसाख्ता से अपने सीने में छुपाया था। आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। अस्वा जी अनाबी, उसे पकड़ो, बेड पर लेकर जाना। उन दोनों ने उसे खींचते हुए बेड पर लिटाया। उसका जिस्म कांप रहा था। अनाबी ने उस पर कंबल उड़ाया और उस पर डॉक्टर को कॉल करो और हीटर ऑन कर दो, उसे अगला हुक्म जारी कर रही थी। अब वो उसका सर दबा रही थी। अनाबी, फ़िक्र की बात नहीं है, बस ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हुआ है ये सब, और बीपी भी लो है। आप ये मेडिसिन दें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश जूस दें। डॉक्टर ने तफसीली चेकअप के बाद अपने ऑफिशियल अंदाज में हदायत जारी की। वैसे इसके चेहरे पर ये स्क्रैचेस। उसने हैरानगी से पूछा। इब्राहिम की रिपोर्ट्स कब आएंगी? उन्होंने बात बदली। मंगल तक आ जाएंगी। इब्राहिम साहब की तबीयत में कुछ बेहतरी आई? अनाबी उसे बाहर तक छोड़ने आए तो उसने उनके साथ चलते हुए पूछा। नहीं, वैसा ही है जैसा 5 साल पहले था। उन्होंने आंखों की नमी को पीछे धकेलते हुए कहा। आप परेशान ना हुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। आजमाइश की घड़ी है, सब्र करें, अल्लाह पाक बेहतरी करेंगे उनके हक़ में। आमीन सुम आमीन। अनाबी उसे रुखसत करके दोबारा फजर के पास आई थी। उसे उठाकर ज़बरदस्ती जूस पिलाकर दवाई देकर अपने रूम में चली गई मीटिंग के लिए रेडी होने। और बेगैरत उठ 1 बज रहा है और तो गधे कोड़े बेचकर सो रहा है। वो दोनों उसके कमरे में थे और वो मुंह तक ब्लैंकेट ओढ़े उल्टा लेटा था। उनकी आवाज़ देने पर जब वो न उठा तो उन्होंने एक दूसरे को शरत से देखा। 1 2 3 ओए मनहूसो, कमर तोड़ दी मेरी आँख गधो, जाहिल हो क्या? उसने कराते हुए दुहाई दी, क्योंकि वो दोनों जंप लगाकर उसकी कमर पर बैठ गए थे। नहीं, पहले बता तू उठ रहा है या नहीं? अली ने कहा। उठ रहा हूँ, उतरो नीचे, वो चिल्लाया था। वो दोनों शराफत का मुजाहरा करते उतर गए थे। कितने सिगरेट फूंके सारी रात कमरे में मौजूद सिगरेट की स्मेल उसे मतलब फील हो रही थी। अली ने आगे बढ़कर खिड़की से पर्दे हटाई थी। आए मेरी नाजुक लैला, हादी ने आंख मारते हुए उसे छेड़ा। बकवास बंद कर, नॉट अगेन। अली ने उसे उंगली उठाते हुए वार्न किया। सुबह कहीं और जगह नहीं मिली तुम लोगों को जो मेरे घर सर्कस लगाने आ गए हो? इज़ला ने सिगरेट सुखाते हुए कहा। नहीं, तेरी कमर से ज़्यादा बेस्ट प्लस हमें तुम्हारी कमर से ज़्यादा हमें बेस्ट प्लेस कहीं नहीं मिल सकती। हादी ने हाँक लगाई और उसके पास नींद दराज हो गया। कौन सा चिल्ला काटा तूने रात में? अली ने एश ट्रे में से सिगरेट के टुकड़ों की भरमार देखे हुए नागवारी से पूछा। तेरे और हादी की शादी का, तुम दोनों की शादी हो जाए मेरी जान छोटे। वो अलमारी की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था। तो रात सोया नहीं तू? हादी ने उसकी आंखों की सुर्खी नोट करते हुए कहा। बताया तो है, चिल्ला काट रहा था। उसने उसे साइड पर किया। भाभी कहाँ हैं? ये सवाल अली की तरफ से था। अपने घर। जवाब मुख्तसर था। तकलीफ़ दी तुमने उन्हें? उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो डिज़र्व करती थी। और तो क्या, तू क्या डिज़र्व करता है? तू भी तो आईना के साथ घूमता है। तब तुझे ये इज़्ज़त गैरत याद नहीं आती? तब तेरा ज़मीर मर जाता है? आपके हाथी बोला था। तुम लोगों का भाभी नामा ख़त्म हो गया हो तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे फ्रेश होने दो। सब एक जैसे हो तुम। उसने गुस्से से कहा। जी पछताएगा तू? अली ने अफसोस से कहा। ज़लान हैदर शाह पछताओं की आग में जलाता है, जलता नहीं। वो कहते हुए बाथरूम में घुस गया। अल्लाह ही हिदायत दे सकता है इस हड्डी को, जाने मन। हादी ने अली को किसी गहरी सोच में डूबे देखा तो उसके कान के पास आंख लगाई। तूने नहीं बाज आना खुसरू के सरदार? अली ने उसकी तरफ कुशन उछाला था जो सीधा उसके सर पर लगा था। मुझे भूख लगी है, उसने कुशन साइड पर रखते हुए कहा। मुझे खा ले। अली ने गुस्से से कहा। सॉरी, हराम चीज़ें हमें मज़हब में खाना सख्ती से मना है। हादी ने फुल सीरियस अंदाज में जवाब दिया। उसी दौरान इज़लान भी बाथरूम से निकल आया था और हादी की बात सुनकर उसका भी हादी समेत फलक शिकाफ कहकर कमरे में गूंजा। हाँ हाँ, तू भी हंस, ऐसी बातों पर तेरे दांत बहुत निकलते हैं। अली ने रिमोट उठाते हुए नाराज़गी से कहा और टीवी ऑन किया।
रूठ गई मेरी ज़ालिम हसीन। इज़लान ने पास आकर उसकी गाल खींची। अली ने उसका हाथ झटका। मशहूर बिजनेसमैन नरम हमदानी पर कातलाना हमला। जान बच गई। वाज़िया रहे कि उनका बाजू और हाथ काफ़ी हद तक इंजर्ड हुए हैं। न्यूज़ कास्टर एक ही खबर को बार बार दोहरा रही थी। अली और हादी ने एक साथ इज़लान को मशकूक नज़रों से देखा। वो कंधे चकाता कमरे से निकल गया। व्हाट सी। वो दोनों चलते हुए उसके पीछे लपके थे। उसे गर्दन से दबोचा था। जी ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। वो बेयकीनी से उसे देखते हुए बोले। इज़लान हैदर शाह अपने रिश्तों की हिफाजत करना अच्छे से जानता है। डाइनिंग टेबल पर बैठे उसने एक गिलास चबा चबा कर कहा और उन दोनों ने तासुफ से उसे देखा। तुम्हारी नाक क्यों रो रो कर फूली हुई है? निधि ने कमरे में आकर उसकी रोई हुई आंखें और लाल नाक को देखते हुए कहा। आप क्यों आई हैं यहाँ? उसने सूसू करते कहा। क्या मतलब क्यों आई हूँ? मेरा भी रूम है। निधि ने उसके सवाल पर हैरान होते हुए कहा। ठीक है आ गई तो मुझसे कोई उल्टा सीधा सवाल न पूछना। उसने आगे साफ करते हुए कहा। क्यों ना पूछूं? बड़ी मामा तुम्हें लेकर अलग परेशान हो रही हैं और तुम्हारे ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे। जब से आई हो कमरे में बंद हो। किसने छेड़ दिया तुम्हें? अब उसने ज़िद होते हुए कहा। आप मज़ीद मेरा दिमाग ख़राब ना करें। मैं आगे अभिमों की वजह से किसी का कत्ल करने के दर पे हूँ। उसने नाक फैलाते हुए कहा। बुरी बात। बड़े भाई हैं वो तुम्हारे भाई कहा करो उन्हें। और अब क्या कर दिया? उस बेचारे ने उसे खोजती नज़र से देखा। नहीं है वो मेरा भाई। मैं आपको 101 दफ़ा बता चुकी हूँ और उसने जो आज किया ना उसका बदला तो मैं ले लूँगी। उस अहमद के बच्चे की भी मैं ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। आखिरी फ़करात उसने नहायत सरगोशी में अदा किए थे। क्या? किसकी ट्यूनिंग? किसी की नहीं। रहें आप यहाँ क्योंकि जब तक मैं यहाँ बैठी रही तब तक आपकी अदालत ख़त्म नहीं होनी। वो तनफन करती रूम से गायब हो गई और निधि से इग्नोर करती बॉक्स लेकर बैठ गई। वो मीटिंग के लिए रेडी थी। जाने से पहले एक बार फजर को देखने आई थी। वो सो रही थी। उन्होंने ड्रॉर से ऑइंटमेंट निकाल कर उसके ज़ख्मों पर लगाई। उसकी पेशानी से बाल साइड पर किए और बोसा दिया। अस्वा ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले और अगर मेरे जाने के बाद फजर उठ जाए तो उसे कुछ खिलाकर दवाई दे देना मेरे। और बाहर की तरफ बढ़ते हुए हदायत जारी कर रही थी। चलो अज़लान हैदर शाह आज तुमसे भी 5 साल बाद मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने गाड़ी में बैठते हुए कहा। वो आज भी उनके कमरे में मौजूद था। उनकी अदालत ने क्या सोचा फिर तुमने? मेरा जवाब आज भी वही है। उसने अपने कदमों पर नज़रें काटते हुए कहा। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। जी तुम जा सकते हो। वैसे भी बाहर वो देख रही थी। वो वहीं से बाहर जाने के लिए पलटा। इससे पहले कि वो जाता धड़ा से उनके गिरने की आवाज़ आई। माँ क्या हुआ? वो परेशानी से उनका चेहरा तप रहा था। निधि किशमिश यहाँ आओ। मामा प्लीज़ उठें। वो बेहोश थी। कोई जवाब नहीं आया। क्या हुआ? बड़ी मामा को वो दोनों भागती हुई आई। पता नहीं उसके हाथ पाँव फूल रहे थे। किशमिश ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले। निधि घबराते हुए 2 कदम पीछे हुई थी क्योंकि वो उसे उनको हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। वो अपनी माँ को किसी मता की तरह बाजू में उठाकर गाड़ी की तरह बड़ा हॉस्पिटल चलो। निधि भी बैक डोर ओपन करके बैठने लगी। तुम नहीं किशमिश तुम चलो। उसने हाथ के इशारा से मना किया था और वहीं रुक गई थी। वो अनाबिल के लम्स को महसूस करते हुए उसने आंखें खोली थी। फिर उसने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाई। अपने कमरे में मौजूद थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हंसें बेदार हो रही थी। रात के सारे मंजर किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों में चल रहे थे। उसने शिद्दत से नफ़रत की इंतहा तक पहुँचते हुए आंखें बंद की। उसे याद था आखिरी बार वो जाए नमाज़ पर थी। फिर बेड पर कैसे और फिर उसे अपनी अनाबी पर ढेरों पर प्यार आया। तो आपने देखा आपके पोते ने क्या सलूक किया मेरे साथ। थोड़ी देर पहले वाला प्यार अब गुस्से में बदला था। उसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से मोबाइल उठाया। वहाँ मौजूद अपनी पीए की कॉल्स देखकर वो झटके से उठ बैठी मगर अगले ही लम्हे दर्द से कराह कर उसने फिर से अपना सर पल्लू पर गिरा लिया था। बुखार कम हो गया था मगर था अभी भी। नहीं आज की मीटिंग मैं स्किप नहीं कर सकती। नहीं इज़लान हैदर शाह तुम्हें मैं जीतने नहीं दे सकती। उसने सोचते हुए नंबर डायल करके कान से लगाया। मलिक अंकल मीटिंग हाफ आवर लेट हो सकती है क्या? बेटा मीटिंग स्टार्ट होने में आधा घंटा रह गया है तो मुझे अभी ये सब कह रही हो प्लीज़ अंकल फौरी प्लीज़। उसने रिक्वेस्ट की थी फॉर मी। ओके बेटा। तमाम बोर्ड मेंबर्स को इत्तला कर दो मीटिंग आधा घंटा लेट स्टार्ट होगी। उन्होंने अपनी पीए को हिदायत दी तो फजर ने तसल्ली करते हुए कॉल काट दी। अब वो उठकर खड़ी हुई थी कि चक्कर अगर दोबारा गिरी या प्लीज़ थोड़ी हिम्मत दे रहे। वो दोबारा उठी। अस्वा खाला उसने कमरे से
उठाई दी थी। उस पर खला बोतल के जिन की तरह हाजिर हुई थी। मेरे लिए जूस बना कर ला दें और कोई लाइट सा सैंडविच। उसने अलमारी की तरफ बढ़ते हुए हुक्म जारी किया था। बेटा आप क्यों उठी हैं, आराम करें, मीटिंग ना भी अटेंड कर लेंगी। उन्होंने आपके आराम की सख्त ताकीद किया। वोट ना भी कैसे अटेंड करेंगी, उसने झुठलाते हुए कहा। वो जा चुकी हैं बेटा, उन्होंने इतला दी थी। वोट ये दादी पोता उस घर के लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता, उसने गुस्से में बात पाकर कहा। क्या कहा बेटा, कुछ नहीं, हाला प्लीज़ खाने को ला दे, कुछ ऐसे तो एक कदम भी नहीं चला जाएगा। कहते हुए वो बाथरूम में घुस गई शावर लेने। रेड ड्रेस पहन के ऊपर वाइट शर्ट पहने, वाइट शर्ट पर रेड कोट और बालों को हल्के से नीचे और काल स्टाइल कर खोला छोड़ दिया था। अपने चेहरे के ज़ख्म छुपाने के लिए उसने डार्क मेकअप किया था और डार्क रेड लिपस्टिक लगाकर वो खुद के चेहरे को आईने में हाल हाथ से देख रही थी कि कहीं कोई ज़ख्म नुमाया तो नहीं हो रहा। फजर बेटा आपका जूस और सैंडविच। उन्होंने उसका नाश्ता टेबल पर रखा। वो अब अपनी रेड हाई हील्स वेयर कर रही थी। जूस का ग्लास पकड़कर उसने एक ही सांस में अंदर अंडेला था। कमज़ोरी की वजह से उठने बैठने में मसला हो रहा था। हर दूसरे मिनट में उसे चक्कर आता महसूस हो रहा था। हारा ड्राइवर से बोले गाड़ी निकाले, उसने सैंडविच खाते हुए कहा। जी बेटा। अब वो अपने मोबाइल से नंबर डायल कर रही थी। मुझे पापा को घर शिफ्ट करवाना है। इस्लाम दुआ के बाद वो असल बात पर आई। जी मैं जितनी नर्स साहब कहेंगी उतनी हायर कर लूँगी, मगर मैं अब उन्हें हॉस्पिटल रखने का रिस्क नहीं ले सकती। जी ठीक है, ये काम आज हो जाना चाहिए, कहकर उसने राब्ता मुंतकिल किया। उन्हें जी तुम बाबा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तुम्हारे आने का मकसद मैं अच्छे से समझती हूँ, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूँगी। उसने सैंडविच ख़त्म करके बैग पकड़ा और कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। क्या हुआ मामा को इमरजेंसी से जैसे ही डॉक्टर बाहर आया वो उसकी तरफ लपका। इन्हें बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ है, दुआ करें, फ़िलहाल हमें शायद ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़े। डॉक्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज में बताकर आगे बढ़ा। नो मामा यू डोंट हैव टू डोज नो मामा यू डोंट हैव टू डू दिस नो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ मामा को बिमू दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा था। बिमू मामा नहीं कर सकती ऐसा, उन्हें ठीक होना होगा यार। क्या हुआ मामा को आपके वो जी हाँ हार्ट अटैक, उसने कहते हुए खुद को चेयर पर गिराया। मामा ठीक हो जाएंगी ना भाई, बिमू ने सवाल किया। हार्ट अटैक का सुनकर बिमू की रही से ही हिम्मत ख़त्म हो गई थी। मामा को कुछ हुआ ना बिमू तो मैं खुद को इसी पल इसलिए मैं ख़त्म कर दूँगा। वो ज़ियत में था। ऐसे नहीं बोले भाई, मामा ठीक हो जाएंगी, उसने बड़े भाई को गले लगाते हुए कहा। बड़ी माम ठीक हो जाएंगी हैदरी भाई, आप प्लीज़ दुआ करें, किशमिश ने रोते हुए कहा। आप ऐसे करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे आपके। वो हिचकी से रो रही थी। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, बीमो ने पूछा। ओपन हार्ट सर्जरी, उसने बताया। आप सर्जरी की तैयारियां करवाएं, मम्मा को कुछ नहीं होगा, उसने अज़म से कहा। उसने अपनी हिम्मत को ढोलने नहीं दिया था, वो खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता था। हैदरी उठकर चला गया था, शायद वो तन्हाई में रोना चाहता था। मामा ठीक हो जाएंगी ना किशमिश, उसे अपनी आवाज़ अजनबी लगी थी। आखिर हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो अल्लाह पाक हमें इतनी बड़ी आजमाइशों में डाल देते हैं। पहले बाबा, फिर तुम्हारे मामा पापा और अब मामा। वो बे आवाज़ आंसू रो रही थी। अल्लाह ना करे बड़े मामा को कुछ हो। उसने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर मौजूद आंसू को अपने हाथों से साफ़ किया। पता है बिमो, आजमाइशें या परेशानियाँ सिर्फ मकाफ़ात अमल या फिर हमारे किसी गुनाह के सबब नहीं आती। कुछ बतौर तंबी होती हैं, कुछ दर्जात की बुलंदी, कुछ गुनाहों के कफ़ारे और कुछ आहरत की तैयारी के लिए बतौर याद दहानी आती है। खुदा से खैर की उम्मीद रखो, उसके आगे झुक जाओ, अपनी दुआओं में इतनी तड़प पैदा करो कि वो छीन कर भी नवाजे। बिमो ने उससे छोटी सी लड़की के फ़लसफ़े को बहुत गौर से सुना था। एक बड़े से मीटिंग हॉल में तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मौजूद थे। नाबी को देखकर एकदम से अज़लान की आंखें उनकी आंखों से मिली थी और फिर बेअसर होकर पलटी थी। उनकी आंखों में मौजूद तड़प देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें दोबारा देखने की। वो आज भी अपने बाप की तरह हर तरह की वजाहत, शान शौकत समेटे पूरी आन बान के साथ और कॉन्फिडेंट के साथ अपनी जगह पर बड़ा जमान था। एक पल को नाबी को लगा कि उनका बेटा उनके सामने बैठा है। उनकी पलकें नम हुई। अभी वो अपनी सोच में थी कि टुक टुक करती हाई हील्स की आवाज़ आई। उसने हाल में एंटर होते ही इस्लाम को सलाम किया और नाबी को पीछे दे जाकर उनके गाल के साथ गाल टच करके बोसा दिया और अपनी सीट पर आकर बैठ गई। आई थिंक मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। जी अफंदी साहब, प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय है आपकी। उन्होंने अपना रुख अफंदी साहब की तरफ किया। मलक साहब, मेरे ख़्याल में हमें पहले डिमांड चेक करनी होंगी पब्लिक की, फिर हम इसके मुताबिक चॉइसेस को लेकर कुछ फाइल्स करेंगे, कुछ फाइनलाइज करेंगे। अफंदी साहब, हमें पहले 1000 पीसेस का प्रोसेस चलाना होगा। अजलान ने सजेशन दी। मैंने कुछ आइडिया
आइडियाज़ फाइनलाइज किए हैं। फजर ने प्रोजेक्ट के पास खड़े होकर अपनी ब्रीफिंग देनी स्टार्ट की थी। अजलान का ध्यान बार बार उसके खुलते बंद होते लबों में भटक रहा था। 15 मिनट के बाद वो अपनी सीट पर वापस पलटी। तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दिल से तारीफ़ की थी। अजलान, तुम्हें कुछ कहना है? फंदी साहब ने पूछा। मुझे लगता है कि कल उसको अगर इस थीम के साथ फॉलो करेंगे तो इसकी डिमांड हर क्लास के लोगों में होगी। आप वो प्रोजेक्टर के पास खड़ा अपने थीम की ब्रीफिंग दे रहा था और फजर उसकी हर अदा पर इश कर उठी थी। हर लिहाज से ये बंदा अपनी जगह इलादा तरीके से बनाने का फ़न रखता था। ब्रेव मलिक साहब और बाकी बोर्ड डायरेक्टर ने तालियां बजाकर उससे सराहा था। वही अनाबी ने भी बेसाख्ता उसे तालियां बजाकर तहसीनें बख्शी थी। आई मिस्ड से फजर के आइडिया के साथ अगर ये थीम ना होता तो आइडिया फ्लॉप था, मलिक साहब ने कहा। अजलान ने कंधे झुकाकर दिल फेंक मुस्कुराहट फजर की तरफ उछाली, जिसने फजर का मजीद होन जलाया। तकरीबन 1 घंटा मीटिंग चली थी और अब सब ही बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। फजर भी अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई थी। उसे अपनी कुछ ज़रूरी फाइल्स लेकर घर जाना था। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसे रेस्ट की ज़रूरत थी। अभी वो अपने ऑफिस में गई ही थी कि पीछे से आकर किसी ने उसके ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया था और उसे झटके से खींचकर दीवार के साथ लगाया था। क्या बदतमीज़ी है ये? छोड़ो, वो दाढ़ी थी। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा क्या बदतमीज़ी है? उसने ज़ुमाइनी अंदाज में कहा। उसने उसकी तरफ टिश्यू बढ़ाया। पकड़ो और साफ़ करो इसे। रात की कई बात तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसी? नहीं कर रही? शक्ल गुम करो अपनी। वो हलक के बल चिल्लाई थी। शट अप, नेक्स्ट टाइम इतनी डार्क लिपस्टिक लगी हुई ना देखूँ मैं। अब वो उसके होंठों से लिपस्टिक साफ़ कर रहा था। आज आखिरी बार समझा रहा हूँ, जिस दिन मेरा ईमान भटक गया ना, किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। इसी दौरान उसके फ़ोन पर कॉल आई। हाँ इना, बोलो तुम जानम, आज मिलते हैं ना? हाँ मैं भी बेताब हूँ। अब वो फजर की कान के पीछे करते हुए बोला। उसने उसके हाथ को झटका। उसने उसके बाजू को दबोचा। बस ठीक है, आज की रात को रंगीन बनाते हैं। वहाँ चलती हैं जहाँ सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं होगा। उसने फजर को आंख मारी। इस दौरान उसने इतनी ज़ोर से उसके हाथ पर दांत काढ़े मगर अजलान अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला। उसके चेहरे पर दर्द की ज़रा भी रमक नहीं थी। इना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। उसने कॉल काट कर फ़ोन जेब में डाला। वो चौका हाइड करने का तो चलो यहाँ करो। उसने अपनी टाई की नाट ढीली करके शर्ट के बटन खोलकर अपने कंधे और गर्दन की तरफ इशारा करते हुए कहा। पर उन्हीं लोग वाइट चाहिए जिसका असर लिपस्टिक 1 हफ्ते तक तो रहे। उसने आंख मारते हुए स्माइल की और उसकी स्माइल के साथ उसकी आंखें चमकी थी और उस चमक के साथ फजर का दिल एक अलग ही थाल में धड़का था। फजर शर्म से पानी पानी हुई थी और दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। उसकी इतनी कुर्बत और बर्दाश्त कब कर सकती थी? वो बार बार उसने कुछ भी नहीं किया। अजलान ने उसकी थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उसके नाक के साथ अपनी नाक छोड़कर फजर की सांसें अनहिल करने लगा। अगले कुछ मिनट तक वो उसी हालत में उसे लिए खड़ा रहा, ना खुद हिल रहा था ना उसे हिलने दे रहा था। वो कोशिश भी करती तो उस पर दबाव पड़ा देता। चलो बटन बंद करो मेरी शर्ट की, उसने हुक्म जारी किया। हटो आगे से, उसने धक्का दिया। सोच लो फजर, अगर इसी हालत में ऑफिस से बाहर गया तो तुमसे बहुत सारे सवाल होंगे। मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं चला जाता हूँ। कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा था। रुको, उसने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। गुड गर्ल। अजलान ने उसके बाल पीछे करते हुए कहा। वो कांपते हाथों से उसकी शर्ट के बटन बंद कर रही थी, आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए। मुझे पहले लगता था ज़ाती मसला है, मैं फिर समझा मोहब्बत का मसला है। परिंदे कैद में हैं और तुम चहचहाहट चाहते हो। तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मसला है। अब वो उसकी पेशानी पर बोसा देते बाहर की तरफ मुड़ गया। बड़ी मामा की तबीयत कैसी है अब हैदरी भाई? वो घर पर अपने क्रेडिट कार्ड्स और चेक बुक लेने आया था जब निधि उसके कमरे में आई और पूछा। वो इसे इग्नोर करता हुआ ड्रॉर से कुछ ढूंढ रहा था। भाई मैं कुछ पूछ रही हूँ आपके। उसने उसका हाथ पकड़कर रूह अपनी तरफ किया। क्या मुसीबत है? जब मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ या तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे रहा तो जाती क्यों नहीं हो यहाँ से? उसने चिल्लाते हुए अपना हाथ छुड़वाया। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप मुझसे? मैं जानती हूँ आप बड़ी मामा की वजह से परेशान हैं, मगर मुझे भी तो बताएं ना, इस सब में मेरा क्या कसूर है? उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। बताओ तुम्हें क्या कसूर है? तुम्हारी वजह से ये सारा फसाद खड़ा हुआ है। काश तुम उस घर में होती ही ना। एक मेरी बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अगर मेरी मामा को कुछ हुआ तो मरूंगा तो तुम्हें साथ लेकर ही। उसने झटके से उसे बाजू से दबोचकर बेड पर गिराया और खुद वहाँ से निकल गया। खुद को उठाते हुए बाहर की जानिब भागी। जैसे ही पोर्च में पहुंची और गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। मुझे भी जाना है हॉस्पिटल हैदरी भाई, खबरदार जो तुम अस्पताल आई टांगें तोड़ दूंगा। घर पर रहो, मेरी और मामा की ज़िंदगी की दुआ मांगो, क्योंकि अब हम दोनों की ज़िंदगियाँ उनकी सांसों के साथ जुड़ी हैं। वो उसे वार्न करता वहाँ से जा चुका था।
और वो आंसू बहाती है, सोच रही थी कि कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से उसका भाई उससे इतना नाराज़ है और उसकी बड़ी मम्मा अस्पताल में है। रात को तुम किधर चले गए थे अजी? तुम्हें पता मैंने कितना ढूंढा तुम्हें। वो इस टाइम एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे। वेटर डिनर सर्व करके जा चुका था, बस क्या ज़रूरी काम निकल आया था। उसने चिकन स्टिक को फोर्क से उठाते हुए कहा, मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी? हाँ, तुमसे भी ज़्यादा ज़रूरी। तुम शायद बोल रहे हो तुम्हें पाकिस्तान मैंने कितनी मिन्नतें और तरले कर बुलवाया और तुम यहाँ मेरे लिए आए हो, तो जितना हो सकता है मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। वो उसे जूस पीते हुए तंबी कर रही थी। हाँ रॉन्ग, लेट मी करेक्ट योर खुशफहमी। मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से अपने बिज़नेस के लिए और कुछ पुराने हिसाब बराबर करने आया हूँ। उसने कॉक पीते हुए कहा, तो मैं ऐसे ही खुशफहमी में जी रही हूँ। उसने गुस्से से कहा, ये खुशफहमियाँ तुम्हारी खुद की पाली हुई हैं। हाँ तो कैसे समझाऊँ खुद को? नहीं मानता, दिल मोहब्बत करती हूँ तुमसे। तुम क्यों इस फजर के पीछे पड़े हुए हो? छोड़ क्यों नहीं देते उसे? वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम उसके साथ रहना नहीं चाहते, तो मसला क्या है? फिर आज़ाद कर दो खुद को और उसे भी। शट अप, मैं उसको छोड़ूं या रखूं? दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस एंड अगेन डोंट इन्वॉल्व ऑन माई लाइफ। यहाँ बैठा तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी बकवास सुनना मुझ पर लाजिम है। वो आप नैपकिन से अपना मुंह साफ करते हुए साफ लहजे में उसे तंबी कर रहा था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे रखो या ना रखो, मैं जानती हूँ वो तुम्हारे लिए इंतकाम से बढ़कर कुछ नहीं है। एंगेजमेंट की बात की तुमने आंटी से, वो बात बदल चुकी थी। नहीं कर लूँगा, उसने बेजार लहजे में कहा। कब? जब मुझे लगेगा कि मुझे कर लेनी चाहिए। उसने किसी गैर मरी नुक्ते पर गौर करते हुए कहा, तुम सुबह कुछ कह रहे थे क्या? उसने पूछा। यही कि कहीं रात गुजारी है, रात रंगीन बनाई जाए। तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं ऐसा कुछ होश में कहूँगा? तो तुम इस टाइम होश में ही थे? अना ने सवाल पूछा। बड़ी तरह बहका हुआ था यार, उसने हजरत बरिया में कहा। बर थी, खैर थी, दिन में ड्रग्स? कसम ले लो जो ड्रग्स ली हो। हाय, हलाल नशा किया था? अजी ने दिल पर हाथ मारा रखा। मैं समझी नहीं, अना ने नासमझी से कहा। इससे पहले कि वो उसे समझाता, उसी दौरान उसके मोबाइल पर हादी का कॉल आया। किधर है तू? आज रात क्लब का प्लान था ना? हादी ने पूछा। बस निकल रहा हूँ, जल्दी आ। आंखें तरस गई हैं दीदार को, हादी ने छाँकते हुए कहा। बकवास ना कर, ये ड्रामे तो अली के साथ लगाया कर। कहते उसने कॉल काट दी थी। हादी की कॉल थी? आयना ने पूछा। हाँ, हम आज रात एक साथ स्पेंड करने वाले थे। कर तो ली है पिछले 3 घंटे से तुम्हारी साथी ख्वार हो रहा हूँ। अब क्या चाहती हो? दोस्त छोड़ दूँ अपने? चलो उठो, तुम्हें घर छोड़ दूँ, उसने बेजार होते हुए कहा और वेटर को बिल लाने का इशारा किया। उठो भी यार, यहीं रहने का इरादा है? मुझे नहीं जाना, उसने ढीठ बनते हुए कहा। एज यू विश। अगर तुम्हारी ये भूल है कि मैं तुम्हारे नखरे उठाऊंगा तो उसको जहन से निकाल दो। अपनी गाड़ी की कीज़ मोबाइल लेकर वहाँ से बाहर चला गया। अगर मैं तुम्हारी इतनी बकवास सुन लेती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तुमसे प्यार करती हो, तुम मुझे इतना इंसल्ट फील करवाते हो, वो सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तकरीबन भागते हुए उसके साथ चलते हुए अब आई हो ना तुम? पॉइंट की बात पर मुस्कुराते हुए बोला। आईना की आंखों में आंसू आ गए थे। तुमने डॉक्टर फ़हीम को इब्राहिम के घर शिफ्ट होने का कहा था? वो टीवी देख रही थी जब नाबी ने उससे पूछा। जी कहा था, क्योंकि मैं अब मज़ीद रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकती, उसने चैनल बदलते हुए कहा। उसे कौन सा नुकसान पहुँचाएगा? उन्होंने उसके अकल पर मातम किया था। आपका पोता, उसने बाजबा का लफ्ज़ अदा किए थे, वो ऐसा नहीं करेगा। अच्छे से जानती हूँ मैं उसे, उन्होंने पुख्ता लहजे में कहा। अपने बड़े बेटे को भी आप अच्छे से जानती थी, फिर भी उन्होंने मेरी मामा की इज्जत को दागदार किया ना? उसने गुस्से से चलाते हुए कहा। वो बेकसूर है, मैं आज भी यही कहूँगी। उन्होंने नरमी लहजा अपनाया। वो बेकसूर था? आपका पता बेकसूर है तो क्या वो इंसान कसूरवार है जो पिछले 5 साल से अपनी बोलती सांसों का बोझ उठाए बिस्तर मर्ग पर पड़ा सिसक रहा है? या मैं कसूरवार हूँ जो पिछले 5 साल से एक गुनाहगार बाप के बेटे के निकाह में हूँ? समझ सकती हैं आप, हमारी तकलीफ़ नहीं समझ सकती। आपने हमेशा उनका साथ दिया, आपको सही गलत नज़र नहीं आता। इतना भी खून से प्यार नहीं होना चाहिए कि इंसान सही गलत के पैमाने से ही गिर जाए। उसने भराई हुई आवाज़ में चीखते हुए कहा। तुम समझ सकती हो इस माँ की तकलीफ़ को जिसके बेटे ने अपनी बेगुनाह साबित करने के लिए अपनी जान दे दी? समझ सकती हो उस माँ की तकलीफ़ को जिसने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, बचपन देखा उसका, उसकी जवानी देखी, उसकी औलाद देखी और फिर उसका जनाजा देखा? उसने क्यों मारा अपने आप को? इसलिए कि वो अपने लिए मौजूद अपनों की आंखों में बेएतबारी नहीं देख सकता था। मैं जानती हूँ मेरा बेटा बेकसूर है, मैं जानती हूँ ये आग बाहर से किसी की लगाई हुई है जिसमें मेरे अपने जल रहे हैं, मेरे बच्चे जल रहे हैं। वो रो रही थी। मैं खुदा से हर लम्हा दुआ करती हूँ कि वो मुझे तब तक ज़िंदा रखे जब तक सच सामने नहीं आता, और जिस दिन सच सामने आया ना, उस दिन तुम दोनों बहुत पछताओगे। तुम कहती हो कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उन लोगों का साथ देती हूँ। अरे मुझे बताओ फजर, मैंने कब साथ दिया उसका?
5 साल बाद आज वो मेरे सामने था, मैं उससे आगे बढ़कर गले नहीं लगा सकती। इतने लोगों के सामने मुझे प्यार तुमने किया, मुझे हक तुमने किया, और अब वो अजनबी बना बैठा देखता रहा। तुम समझ सकती हो उस तकलीफ़ को, नहीं समझ सकती। तुम क्या जानो, असल से ज़्यादा सूद प्यारा पोता है। रो रो कर चीख कर उनकी आवाज़ बैठ रही थी। उसको लगता है उसके बाप को तुम्हारे बाप की बेतबारी ने खुदकुशी करने पर मजबूर किया। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ की इज़्ज़तदार उसके बाप ने की। तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट उसके बाप ने करवाया। किसी तीसरे की लगाई आग में तुम दोनों जल रहे हो। उस तीसरे को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करती जिसने सुकून छीना, उस घर की खुशियाँ छीनी। आपस में लड़ कर मर जाना। पहले भी तो उस बेतबारी की वजह से आग लगी थी इस घर की खुशियों को। बोलो आप जवाब दो। वो रोते हुए झंझोड़ रही थी। मैंने आपको मना नहीं किया नाबी, आप खुद नहीं मिलती उससे, आपने खुद निकाला था उससे घर से बाहर। वो रोते हुए चीखी थी। तुम्हारी वजह से निकाला था, तुम्हारे प्यार की वजह से निकाला था। हाँ तो जब वो दे रहा था तलाक मुझे तो देने देती, तलाक क्यों रोका उसे? मुझे सारी ज़िंदगी का पछतावा आपने दिया। वो खलक के बल चिल्लाई थी। एक बार सच सामने आ जाए फिर तुम दोनों का जो फैसला हुआ मुझे मंजूर है, उससे पहले मैं ये होने नहीं दूंगी। उन्होंने सोफे पर गिरते हुए हतमी फैसला कहा। जो सच था वो सबके सामने आ गया। जो 5 साल पहले आपको किस सच का इंतज़ार है, आप बहुत बुरी हैं अनाबी, आई हेट यू। वो उन्हें बेयकीनी से देखती हुए अपने कमरे की तरफ भागी। कमरे में जाकर वो बेड पर बैठी बेआवाज़ आंसू रो रही थी। रोते रोते उसका जहन माजी की सोचों में भटक गया। उठकर बैठो, इन ड्रामों में नहीं आने वाला हूँ मैं, उसने झटके से उठाकर बैठाया था और जो अपनी माँ की मौत और बाप के सदमे में निडाल थी। ये क्या तरीका है जी? अनाबी उसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुई थी। आप बीच में ना आए अनाबी, उसने उसका बाजू वैसे ही दबोचा हुआ था। हाँ मिल गया सुकून तुम्हें तुम्हारे बाप को, तुम्हारी मरी माँ को, मेरे बाप को मारकर। उसने उसे झंझोड़ते हुए धक्का दिया था और उसका सर दीवार के साथ जाकर लगा था। तुम्हारे बाप ने मेरी माँ को मेरे बाप का एक्सीडेंट करवाया और तुम्हारे बाप को गैरत ना आई अपनी बहनों जैसी भाभी की इज्जत नोचते हुए। वो भी हलक के बल चलाई थी। दर्द की टसें उसके दिमाग से उठ रही थी। बकवास बंद करो अपनी चटाह। उसने पूरी कुव्वत से थप्पड़ मारा। नाजुक सी मोम की गुड़िया तो थी वो, लड़खड़ा कर गिरी थी और टेबल के कोने से सर लगा था। खून बहना शुरू हो गया था। जी होश करो, मर जाएगी वो। अनाबी ने उसकी आंखों में अतरते खून से खौफजदा होकर कहा। मरती है तो मरे, मेरी ज़िंदगी में उसकी जगह नहीं है। अपने बाप के कातिल की बेटी के साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। उसने चलाते हुए फैसला सुनाया। मुझे भी कोई शौक़ नहीं तुम जैसे भेड़ियों के साथ नाम छोड़ने का, जो सिर्फ नोचना जानती है रिश्तों को। वो अपने आंसू साफ करती उसकी आंखों में देख कर चिल्लाई थी। चटाह एक और थप्पड़ पड़ा था उसे। बकवास बंद करो अपनी। मैं तुम्हें तलाक। चिटाह उससे पहले कि वो अपने लफ्ज़ मुकम्मल करता अनाबी ने उसे थप्पड़ मारा। बस अज़लान, उससे आगे एक लफ्ज़ भी नहीं। निकल जाओ मेरे घर से, शक्ल ना दिखाना मुझे अपनी आज के बाद। अनाबी ने चीखते हुए कहा। अनाबी आप मुझे घर छोड़ने का बोल रही हैं, मुझे जाने का बोल रही हैं? वो बेयकीनी से मुंह पर हाथ रखे अनाबी को देख रहा था। मैंने कहा दफ़ा हो जाओ। वो फजर को गले से लगाते चीख कर बोली थी, जिसका चेहरा खून से तर था। तब से आप अज़लान हैदर शाह की शक्ल देखने को समझिएगा। बेटे के साथ पोता भी मर गया। वो कहता हुआ जैसे मुड़ा दरवाजे के बीचों बीच माँ और बहन को देख कर रुक गया। मामा बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर मुझे आप दोनों बाहर चाहिए। और हाँ, इस घर की कोई भी चीज़ आप साथ नहीं लेंगी, और अगर आप 10 मिनट में बाहर ना आई तो मैं समझूंगा मेरी माँ और बहन ने भी मुझे मार दिया। और फिर वो अपनी माँ और बहन को लेकर लंदन चले गया बगैर कुछ लिए अपनी मेहनत से नाम बनाया। और अनाबी को अच्छे से बता चुका था कि वो उनके ख़ानदान के नाम के इस्तेमाल के बगैर भी अपना नाम बनाना चाहता है। और अज़लान हैदर शाह, तुम बहुत बुरे हो। आखिरी बार भी अजियत दी, अब भी मिले तो ज़ख्म दिए। तुम बस ज़ख्म देना जानते हो, मरहम रखना नहीं। कितनी देर वो बेआवाज़ आंसू रोती रही। दरवाजे की दस्तक ने उसकी सोचों के अल्तकास को तोड़ा। जी बेटा इब्राहिम, बेटे को ले आए हैं, आप आ जाएं। अस्वक खाला ने बाहर से इत्तला दी थी। जी हाला, आप चले, मैं आती हूँ। वो तीनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। पिछले कई घंटों से कोई डॉक्टर बाहर नहीं आया था। किशमिश की आंखें रो रो कर सूज गई थी। अचानक लाइट ऑफ हुई और डॉक्टर बाहर निकला। मुबारक हो, मैन ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, मगर अभी भी 24 घंटे क्रिटिकल हैं, आप दुआ करें। डॉक्टर ने हैदरी का कंधा तपतपाते हुए प्रोफेशनल अंदाज में कहा। अल्लाह तेरा शुक्र है, तीनों ने एक ज़ुबान से कहा और तीनों एक दूसरे के कंधे के साथ लगे। कितनी देर रोते रहे? तो आईना के साथ था ना जब मैंने कॉल की। हादी ने अज़लान को मशकूक नज़रों से देखा। हाँ, उसने सिगरेट की राख एशट्रे में कराते हुए कहा। तुम फजर के साथ क्या कर रहे हो, क्यों ये सब कुछ कर रहे हो? अली ने झुंझलाते हुए कहा। पता नहीं, मुख्तसर जवाब आया। किसी बात का पता भी है तुझे? हादी सिगरेट सुलगाते हुए कहा। देख जी, जो कुछ हुआ उसमें फजर का कोई कसूर नहीं, प्लीज़ ना रोल उसकी ज़िंदगी को ऐसे आगे। वो मुझसे नाराज़ है तेरी वजह से। अली ने मुँह सुरते हुए कहा। कि क्यों नाराज़ किया मेरी बहन को तूने? हादी ने सिगरेट का धुआं अली के मुंह पर छोड़ते हुए कहा। घटिया इंसान, परे कर
इसे मेरे सर में दर्द होता है इसकी स्मेल से। कितनी बार बोला ये सस्ता नशा अपने घरों में किया करो। अली ने खांसते हुए कहा, अच्छा मेरी नाक सीना। हादी ने उससे आंख मारते हुए कहा, रहना तुम छिछोरे के छिछोरे। अली ने चिढ़ते हुए कहा, चल बता क्यों नाराज़ किया फजर को। यार वो ज़लान की अपडेट मांग रही थी और मैंने उसे कहा था कि वो अगले 10 सालों तक भी आने का इरादा नहीं रखता, और ये उस रात 8 टपका और एयरपोर्ट पर आकर मुझे फ़ोन कर दिया कि लेने आ जाओ, जैसे मैं तुम दोनों का नौकर हूँ। और उस दिन से मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही, ना मैसेज का रिप्लाई दे रही है, और ना उसने गुस्से से कहा। और इधर हादी और ज़लान इसके बेबस से पर फलक शिकाफ कह के गुजे, मनूसो तुम दोनों ही हो बेगैरत। सो कमीना मरा होगा तो तुम लोगों का जन्म हो, सो कमीने मरे होंगे और तुम लोग का जन्म हुआ होगा। उनके कहने पर वो उसको गुस्सा आ गया। अच्छा ना जाने मन नाराज़ नहीं होते, गुस्से में तुम और प्यारे लगते हो, दिल करता है तुम्हें खा जाओ। हादी ने उसकी तरफ फ्लाइंग किस उछालते हुए कहा, यार ज़लान उसका चेकअप करवा ले, टाइम से मुझे उसका सिस्टम ख़राब लगता है। अली ने ज़लान को कहा, कसूर उसका नहीं है, हाय तुम चीज़ ही ऐसी हो, कंट्रोल ही नहीं होता। ज़लान ने अली को आंख मारते हुए कहा, मरो तुम यहाँ मैं जा रहा हूँ। वो चिढ़ते हुए उठा, हाय एक तो गुस्सा ऊपर से गुस्से में ये बीवियों वाले नखरे, किस किस के अदा पर कुर्बान जाए। हादी ने उसे पास बिठाते हुए कहा, तो फिक्र ना कर, तेरी बीवी को बता दूंगा तेरे ठरक के बारे में, बल्कि मैंने तो वीडियोस भी बना कर रखी हुई हैं। उसको बोलूँगा बहन इसका सिस्टम चेक करवा ले पहले, नहीं तो अपनी ज़िंदगी ख़राब करने का रिस्क नहीं ले। उसने ज़िद होते हुए कहा, पॉइंट है इसकी बात में। ज़लान ने कहका लगाते हुए कहा। इससे पहले हादी कोई बुंगी छोड़ता उसके फ़ोन पर बजने वाली बेल ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। फजर कॉलिंग। तीनों ने एक साथ हैरानगी से फ़ोन को देखा। यार उठा फ़ोन, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ज़लान ने परेशानी में कहा। हादी और अली ने एक साथ कहा, कॉल उठा। हादी ज़लान ने कहा, वालेकुम सलाम। हाँ फजर बोलो। हाँ हैरियत, अच्छा हाँ मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ। हाँ मैं वापस आ गया हूँ, अनाबी को सलाम देना, मैं और अली लगाएंगे चक्कर। अच्छा नहीं लेकर आता अली को, ओके अल्लाह हाफिज़। देखा वो मुझसे बहुत नाराज़ है। अली ने मुँह छोड़ते हुए कहा, डॉक्टर रज़ा का नंबर मांग रही थी। अज़लान ने कहा, तुझे कैसे पता। हादी ने हैरान होते हुए पूछा, उसने अपने बाप को घर शिफ्ट करवा लिया है, वो समझती है ऐसे वो उसे बचा लेगी मुझसे, वो फंसा था। और तुम्हारे चचा हैं अजी। अली ने कहा, वो मेरे बाप का कातिल है। उसने सदमोहरी से उसने जवाब दिया, और उन दोनों ने तासुब से उसकी तरफ देखा। वैसे थोड़ी देर पहले बड़ी फ़िक्र हो रही थी तुझे उसकी, तुझे कैसे पता उसे बुखार है। हादी ने सवाल किया। उसके चेहरे को हाथ लगाया तो फ़ील हुआ था। उसने जवाब दिया, क्यों लगाया था, फिर मारा तूने उसे। अली ने गुस्से से पूछा, नहीं मारा यार, पेस्ट्री बनी फिर से घूम रही थी, बंदा बशर व ईमान डगमगा सकता है। मेरा भी बस लिपस्टिक साफ़ करने गया था पास। अज़लान ने कंधे चुकाते हुए कहा, हाँ पता है हमें। हादी ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, इसे रुखसती करवा कर घर ले जा यार, नाम जाग बना अपनी और उसकी ज़िंदगी का। रुखसत तो होंगे एक साथ, पहले वो फिर मैं। एक बार उसके बाप को मार दूँ, फिर पहले उसे मारूंगा और बाद में ख़ुद को। किसी कुत्ते के लिए छोड़ूंगा नहीं, ना अपने जीते जी, ना मरने के बाद। उसकी हर सांस पर, उसके सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों पर सिर्फ और सिर्फ अज़लान हैदर शाह का हक़ है। उसने पुख्ता लहजे में कहा, और उन दोनों को वो इस वक्त बेहद जुनूनी लगा। ये 2 नर्सेज़ हैं, मेरे ख़्याल से ये बहुत हैं। डॉक्टर फ़हीम ने कहा, ये रिस्पॉन्सिबल तो हैं, मैं बाबा को लेकर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं बेटा, दीज आर रिस्पॉन्सिबल, तुम्हें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है थैंक यू अंकल। उसने शुक्रिया अदा किया। आइए आपको बाहर तक छोड़ाऊँ, वो उनके साथ चलते हुए कहने लगी। वो रूम में वापस आई थी जहाँ अनाबी इब्राहिम साहब के पास बैठी थी। अनाबी, इस रूम में कैमरे लगवा दिए हैं, वो साउंड सिस्टम भी। इस रूम के कैमरे और साउंड सिस्टम आपकी और मेरे रूम के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा एक बंदा हायर किया जो इस रूम में होने वाली हर बात पर हर हरकत पर नज़र रखेगा, और आप दोनों पर भी। अब उसने पास खड़ी नर्सिस को मुखातिब किया था, किससे खतरा है तुम्हें अपने शोहर से। उन्होंने उसकी अकल पर मातम किया, मैं इस वक्त किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। उसने 2 टोक लहजे में कहा। वो उठकर बाहर चली गई, जानती थी कि अब बहस करना फजूल है उससे, आप दोनों भी कुछ देर बाहर चली जाए। आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम और माई बाबा। उसने नर्सिस को भी बाहर भेज दिया। अस्सलाम